हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, हमें पता है कि इकोनॉमिक्स के पेपर को छुट्टी नहीं है, उसमें रिवीजन, क्विक रिवीजन अगर मिल जाए, चैप्टर का ओवरव्यू अगर मिल जाए तो बहुत मजा आ जाए सर, और उस चैप्टर में हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, इसीलिए मैं चैप्टर नंबर 8 मैक्रो इकोनॉमिक्स स्पेशली पब्लिक फाइनेंस का अब ये क्विक रिवीजन वीडियो लेके आपके साथ जुड़ रहा हूँ। ऑलरेडी आप लोगों को दोस्तों मैंने इस चैप्टर का जो ओवरव्यू था कि ये चैप्टर देखो, जैसे मैंने कहा था कि ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आ रहा है एग्जाम में, तो 11 मार्क्स का इसका वेटेज है। ये वीडियो मैंने बना दिया है स्पेशली इस चैप्टर पे, और इसका एक एनालिसिस अगर देखोगे 2022 से लेके 23 और 24 तीन पेपर में लॉन्ग आंसर दो एग्जाम में इसका पूछा ही गया। इस चैप्टर से 11 मार्क्स में सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू और रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये दोनों क्वेश्चन 8-8 मार्क्स के पूछे गए हैं। और 2024 में रीजन फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों ग्रो हुआ, वो रीजन तो पब्लिक एक्सपेंडिचर वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ध्यान में रखिए करके। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है, तो ये टैक्स रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बहुत मतलब गवर्नमेंट का, अब मैं बताऊंगा आपको। इस लेक्चर को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ जाएगा। एक चैप्टर को आप टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, बहुत ही समरी फॉर्म में ये बनाया हुआ है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस अब आप जुड़े रहिए, शांति से देखिए। जब अगर आप फ्री हो ना तो ये वीडियो देखो, आधा देखोगे बाद में, ऐसा नहीं एक बार बैठ जाओ टेक्स्ट बुक लेके खत्म करो करके, बार बार चीजें नहीं होगी दोस्तों। और आप देखोगे कि 1 घंटे के अंदर आप लोगों का एक चैप्टर पूरा रिवाइज हो सकता है। ठीक है, क्या आप लोग रेडी हो? बोलो यस और नो। दोस्तों, आप अपना काम फटाफट से कर दीजिए करके, ऐप पे नहीं हो तो ऐप पे आ जाइए। और जिनका आईफोन है, आईफोन यूजर को बता दो बेटा, अब वापस से थोड़ा बहुत बच्चों को लॉगिन का इशू आ रहा है, तो आपको पहले ना रजिस्टर कर लेना है। किसी के पास एंड्रॉइड फोन है तो वहां से अपना नंबर डाल के आप रजिस्टर करके फिर आईफोन पे जाइए। जो स्टेप दिए वो फॉलो कीजिए, नहीं तो आपको अपना एक वेबसाइट दिया हुआ है, वहां से रजिस्टर करके फिर अपने आईफोन में उसे मतलब आप यूज कर सकते हो करके, मैंने डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स दे दिए। चलो अब आते हैं रिवीजन पे, क्या क्या नया लेके आए हो सर। देखो दोस्तों, आपके लिए ये पूरा का पूरा चैप्टर पब्लिक फाइनेंस का ऐसे चार्ट फॉर्म में लाया हुआ है, जहां पे आपको एक स्ट्रक्चर वे में शॉर्ट में सारी चीजें करके दी। इतना भी आप पढ़ लोगे, इतना भी आपको याद रह जाएगा, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मेरी गारंटी है ना। मतलब माइक्रो में यही दिक्कत हो रही है कि सर कैसे हम लोग कवर करें, मतलब याद कैसे रखें। शॉर्ट में सिंपल तरीके से सारी चीजों को दे दिया है। जैसे बजट की आप बात देखो, तो हमको पता है बैलेंस बजट होता है। बैलेंस बजट का क्या इक्वेशन है भाई, कि जो आपका रिसीट्स है वो इक्वल टू क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। देन आफ्टर क्या किसको वो यू नो कि फॉलो कर रहा है, क्या क्या चीजें, सारी बात इसमें दिया, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, सारी चीजें। लेकिन बहुत बच्चों को ना ये चैप्टर दिमाग के ऊपर से जाता है। रीजन क्या सर, पब्लिक फाइनेंस का मतलब ही नहीं पता। ध्यान से देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक का मतलब इस चैप्टर में गवर्नमेंट है। ठीक है, आपका लोकल गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है। तो गवर्नमेंट कहां से पैसा रेस कर रही है और गवर्नमेंट खर्चा कहां पे कर रही है। यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस की रेवेन्यू कहां से आएगा और खर्चा कहां पे होगा, इसलिए इस चैप्टर को क्या नाम दिया गया है, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो अब क्या करना है सर, आराम से आते हैं देखते हैं। पहले आपको पहले ही चीज में मैं बता दूं कि ये चैप्टर में जब आप जाओगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा, दो नाम आएंगे चैप्टर में, आप टेक्स्ट बुक में भी देखिए। एक होते हैं ऑब्लिगेटरी फंक्शन और एक दिखेगा ऑप्शनल फंक्शन। अब देखना, ये फंक्शंस की बात चल रही है, गवर्नमेंट फंक्शन की शॉर्ट में बता रहा हूं, एकदम शॉर्ट में, आप बस टिके रहिए, देखते रहिए, टेंशन नहीं। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है, कंपलसरी फंक्शन, मतलब ये गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है, देयर इज नो ऑप्शन। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब कंपलसरी। और ऑप्शनल मतलब भाई करना है तो करो, नहीं तो आपको कोई इससे जिम्मेदारी नहीं है बहुत ज्यादा। तो पहले जमाने में सिर्फ ऑब्लिगेटरी पे ही फोकस हुआ करता था। और ऑब्लिगेटरी में क्या है, जैसे प्रोटेक्शन हो गया, बाहरी आतंकी अटैक से लोगों को प्रोटेक्ट करना, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है, डिफेंस, पुलिस सर्विसेज, ये जो सारे खर्चे थे गवर्नमेंट के, ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन में आता है। कौन सा फंक्शन बोलो बेटा, ऑब्लिगेटरी। एवरीबडी यहाँ पे देखो, आपसे बात कर रहा हूँ, कौन सा फंक्शन अभी नहीं हुआ तो बाद में नहीं होगा, ऑब्लिगेटरी। और ऑप्शनल में क्या क्या आता है, एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर, ठीक है, जैसे कि लोगों को पेंशन देना, सोशल सिक्योरिटीज देना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अब ये ऑप्शनल में, अगर पैसा बच गया तो इधर ध्यान दे। अब तुम्हें मैं बताता हूं ये शब्द कहां पे यूज हुए हैं। रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर में अगर आप मॉड्यूल अपना, सॉरी, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि उन्होंने कहा है कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट है ना, वो ऑब्लिगेटरी फंक्शन के साथ साथ ऑप्शनल फंक्शन भी काम कर रही है, उस पर भी काम कर रही है, लोगों को भी पैसा दे रही है। तो इसकी वजह से रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर में आप ये वाला पॉइंट पढ़ो। लेकिन एनीवेज, आपको ये समझा क्या, ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी और ऑप्शनल मतलब करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, तो ये हो गया गवर्नमेंट। अब आपको अपने इस टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिखेंगे।
दो डेफिनेशन है बेटा, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। आपको दोनों में से कोई तो एक डेफिनेशन करनी है। तो मुझे लगता है ये छोटा सा वन लाइनर जो डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल बिहाइंड स्पेंडिंग एंड रेजिंग फंड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? तो डेफिनेशन दिया हुआ है इस इकोनॉमिक्स ने, प्रोफेसर फिंडले सिरास ने। क्या कहा है कि हम लोग स्टडी करेंगे कौन से प्रिंसिपल को? बिहाइंड स्पेंडिंग, जो खर्चा हो रहा है, और रेजिंग फंड बाय पब्लिक अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट है वो पैसा कहां पे खर्चा कर रही है और गवर्नमेंट पैसा ला कहां से रही है ना? रेजिंग एंड स्पेंडिंग फंड बाय हुम? पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट। तो ये हम देखेंगे, दिस इज द डेफिनेशन। आपको ये करना है तो ये करो, ये वन टाइम रीड करो, बाकी आपको लर्निंग के लिए फिंडले सिरास का डेफिनेशन इजी करके ये क्लियर हुआ। चलो अब मेन चैप्टर पे आते हैं बेटा। अपने चैप्टर का आईएमपी मोस्ट आईएमपी पार्ट पहला तो आएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर। इस पे दो सवाल है। कौन से दो सवाल है सर? आइए बताता हूं आपको। दोनों क्वेश्चन में आप देखोगे, एक तरफ है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर कितने पार्ट में क्लासिफाई? उससे पहले अगर आप देखोगे सर कि टेक्स्ट बुक का हर एक चीज बताओ ना शॉर्ट में। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। चलो बोलो मेरे साथ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है, उन्होंने कहा एक्सपेंडिचर बाय पब्लिक अथॉरिटी। अब व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक अथॉरिटी सर? सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे अभी केंद्र सरकार बीजेपी, स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र की सरकार, लोकल गवर्नमेंट जो भी तुम्हारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहेगा, इन गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है, स्पेंडिंग हो रहा है, किसके लिए? फॉर सिटीजन प्रोटेक्शन, कलेक्टिव नीड्स एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर। लाइट, सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, इस सब के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर बाय पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिटीजन का प्रोटेक्शन एंड नीड्स, उसे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहेंगे। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है? 20th सेंचुरी से पहले गवर्नमेंट लेजिस फेयर पॉलिसी सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शन पे ही काम कर रही थी। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या सर? जो कंपलसरी है। कब से? प्री 20th सेंचुरी। देखो इतना तो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ के भी नहीं समझ पाओगे जितना इस नोट से समझेगा आपको। ये दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक का है, मेरे मन से कुछ नहीं डाला। लेकिन जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, देखो ये हुआ है आजकल की गवर्नमेंट, वो दोनों ही फंक्शन को फॉलो कर रही है। ऑब्लिगेटरी जो कंपलसरी वो तो है ही, लेकिन ऑप्शनल फंक्शन सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है। हेल्थ से रिलेटेड बात हो, जैसे कि महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, तो ये सारी चीजों पे भी वो ऑब्लिगेटरी है लेकिन कर रहे। दिल्ली में लेडीज को बस सेवा फ्री, महाराष्ट्र में आधा टिकट। तो ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन, जो ऑप्शनल फंक्शन है उस पर भी काम किया जा रहा है। एनीवेज ये वन टाइम रीडिंग था, लेकिन टेक्स्ट बुक में अगर आपने नहीं पढ़ा रहेगा तो ध्यान में रखना, ये जो स्ट्रक्चर चालू होता है क्या? पब्लिक एक्सपेंडिचर का, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बात चल रही है। एवरीबडी क्लियर बेटा? जो सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पब्लिक एक्सपेंडिचर। और यूजुअली हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में 20th सेंचुरी से पहले गवर्नमेंट सिर्फ फोकस होती थी ऑब्लिगेटरी फंक्शन पे, लेकिन उसके बाद अब गवर्नमेंट दोनों ही फंक्शन पे खर्चा कर रही है। ठीक है, क्या सवाल होते हैं सर? अगर भाई और बहनों आपको इस तरह का सवाल आ गया कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो कंफ्यूज मत होना। पहले मेरे साथ क्वेश्चन क्वेश्चन को रिपीट करो बेटा, बच्चा क्वेश्चन भूल जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, ये दो ही क्वेश्चन है, बस इतना अच्छे से करो। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, और दूसरा रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। वो आईएमपी है। क्यों आईएमपी है? क्योंकि ये सवाल 8 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है, ये सवाल 4 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है रिसेंट एग्जाम में, तो आपको ये पूछा जरूर जाएगा। चलो सबसे पहले अब फोकस हो, यहाँ पे ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए बेटा। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगेन जो आईफोन यूजर है उन्हें लॉगिन में थोड़ा इश्यू आ रहा है बेटा। मैंने एक जो पहला स्टेप आप मिस कर रहे थे, आप लोगों को एकेसीए की वेबसाइट पे जाके पहले अपना नंबर रजिस्टर करवाना है, आईफोन वालों की बात कर रहा हूं, और फिर आपको जो स्टेप दिए वो फॉलो करना है। तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, ठीक है? मैंने वो सारे स्टेप दिए हैं, सिंपल है, कोई नहीं, बाकी एंड्रॉइड वालों को कोई दिक्कत नहीं करके। चलो सर, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितने पार्ट में क्लासिफाई हो रहे हैं? पब्लिक, चलो सवाल रिपीट करो, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितने पार्ट में क्लासिफाई हो रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन डन है क्या बॉस? क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? पब्लिक एक्सपेंडिचर। ध्यान से देख भाई, पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, और चौथा है नॉन डेवलपमेंट। ये 4 पार्ट में एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में राजा? 4 पार्ट में। एवरीबडी, सब बच्चे यहां पे ध्यान देंगे। क्लासिफिकेशन एकदम सिंपल पॉइंट है। अगर तुमको 4 मार्क्स का सवाल आया, जो आने की शक्यता है, तो पहले सवाल याद रखो, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर बोला तो 8वें चैप्टर से कितने पार्ट में? 4। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
पर्पस क्या है ये लिखा अपने लैंग्वेज में तो भी चलेगा। डे टू डे फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डे टू डे फंक्शंस चलाने के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसे हम कौन सा खर्चा कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा एग्जांपल जैसे कि सैलरीज हो गया, पेंशंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, सर्विसेज एक्सेट्रा। इतना 2 पॉइंट लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे गारंटेड। पहले पर्पस लिखना, फिर एग्जांपल लिखना, दैट ऑल। बोलो हो गया डन? बोलो क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? पब्लिक एक्सपेंडिचर। 4 मार्क्स का सवाल बनेगा। पहला क्लासिफिकेशन रेवेन्यू, रेवेन्यू में 2 पॉइंट। ठीक है। दूसरा क्या राजा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल में क्या? पर्पस बताओ। पर्पस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट जो खर्चा इकोनॉमी या कंट्री के प्रोग्रेस के लिए और डेवलपमेंट के लिए करती है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे ब्रिज बना दिए है ना, हॉस्पिटल्स बना दिए, कुछ ऐसे इंडस्ट्री पे खर्चा कर रही है। लोन टू स्टेट्स एंड कंपनीज, लोन रीपेमेंट। देखो बेटा, अब ये रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया, लोन टू स्टेट्स, राज्य सरकार को या कंपनी को लोन देना हो गया। अब ये जो है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। किस में आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एग्जांपल याद रखना। चलो 2 बताओ। क्लासिफिकेशन ऑफ एवरीबॉडी, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कितने पार्ट है? 2। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कुछ खर्चा करने से डेवलपमेंट होगा और कुछ खर्चा करने से डेवलपमेंट होगा नहीं। तो एक होगा जिससे डेवलपमेंट होगा, उसे अपन क्या कहेंगे? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि पर्पस, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल जैसा ही बेटा कि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए होता है, लेंडिंग टू एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्राइस स्टेबिलिटी। इसके लिए सारा जो खर्चा किया जाता है उसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये कुछ एग्जाम्पल याद रखना। R&D, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये 2 एग्जाम्पल लिखा तो भी चलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको कहेंगे डेवलपमेंटल। इससे कुछ तो प्रगति होगा देश का। ओके। नॉन डेवलपमेंटल क्या है राजा? पर्पस, ये अनप्रोडक्टिव है, नो डायरेक्ट इंपैक्ट। जैसे क्या हो गया? लाड़की बहन योजना, पेंशन, ये बिना कोई मतलब एक्टिवली कोई काम नहीं कर रहा है, ये उनके खाते में ऐसे ही आ रहे महीने के। तो ये जो हो गया ना बेटा, इसको कहेंगे हम कौन सा? नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वॉर एक्सपेंडिचर, कोई युद्ध हो गए तो उसमें जो खर्चा किया जा रहा है, इससे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा तो नॉन डेवलपमेंट है। तो ये 4 पॉइंट आपके डन हो गए। चलो एवरीबॉडी मुझे बताना, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के आपका डन हुआ। एवरीवन कितने पॉइंट है? 4। चलो बताओ क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। 1 सेकेंड, चलो एक साथ जो भी बच्चा यहाँ पे आया है पूरा लर्न करके जाएगा बेटा। बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। 1 सेकेंड, क्वेश्चन ध्यान दो। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल। 1 सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक। पेपर में आया तो मेरी आवाज तेरे कान में से गूंजनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल। डन करके ठीक है। ओके। और अंदर का स्क्रीनशॉट तूने निकाल लिया होगा। ये पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट करो फटाफट से। कहां पे मिलेगा? ऐप डाउनलोड करके रखो, हम बता देंगे आपको कहां पे आपको पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे करके। ओके सर, बहुत इजी वे में आपके लिए लेके आया हूं रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ऐसी क्या नौबत आई, ऐसे क्या कारण हुए जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर में ग्रोथ हुआ, बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया गवर्नमेंट। ग्रोथ, ग्रोथ मतलब क्या बेटा? खर्चा बढ़ गया। ठीक है। चलो देखो, पहला तो इसका एक गोपू दीदी करके मैं मेरी टेक्निक बनाया, याद आया तो ठीक। सारे टेक्स्ट बुक का ही है, कुछ नहीं। आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे आपको समझ में आएगा। देखो पहला पॉइंट है गवर्नमेंट एक्टिविटी, एक्सपांशन इन एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर एक्सेट्रा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पहला जो प्री वाला हिस्टोरिकल देखा था ना, कि पहले की गवर्नमेंट सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शन पे खर्चा करती थी, बट अब मॉडर्न गवर्नमेंट ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल दोनों ही एक्टिविटी पे ज्यादा काम कर रही है। इसीलिए ये पहला रीजन है, गवर्नमेंट एक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो गई और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा। ग्रोथ बोला ना, तो ग्रोथ का ये रीजन। दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ, मोर रिसोर्स नीडेड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये आपको हिंट दिया है सिर्फ कि जितना पॉपुलेशन देश में बढ़ेगा उतना रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे और उतना खर्चा भी गवर्नमेंट को ज्यादा होगा। जैसे कि जैसे शहर में लोग बढ़ गए, लोग बढ़े तो फिर उन्हें पानी देना पड़ेगा भाई, तो पानी की सुविधा करो। रोड बनाने पड़ेंगे तो रोड बनाओ नए नए, सड़क पे खर्चा, वाटर प्रोवाइड करना है तो उस पे खर्चा, तो मेडिकल फैसिलिटी पे खर्चा। तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा अगर पॉपुलेशन बढ़ा। तो दूसरा रीजन है पॉपुलेशन का ग्रोथ। समझ में आ रहा है बेटा? एकदम सिंपल ये चैप्टर, टेंशन मत लो। पहला क्या है? रीजन फॉर ग्रोथ इन
सवाल क्या है, रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पहला, गवर्नमेंट एक्टिविटीज इंक्रीज हो गया। दूसरा, पॉपुलेशन बढ़ा। तीसरा है अर्बनाइजेशन। यस सर, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे हैं। हायर एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, जैसे मैंने कहा ना, आप यहाँ पे वो कनेक्ट कर सकते हो कि वाटर हो गया, रोड्स हो गए, हाउस हो गए। तो जैसे आपने महाड़ा के घर देखे रहेंगे, गवर्नमेंट उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है लोगों को अफोर्डेबल घर प्रोवाइड करने के लिए, तो खर्चा बढ़ रहा है। तो अर्बनाइजेशन वन ऑफ द रीजन कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। डिफेंस देखो, राइजिंग कॉस्ट ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। आजकल ग्लोबल इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी देश उठता है और किसी पे आक्रमण करता है, उस वक्त अपना डिफेंस बहुत स्ट्रांग रखना जरूरी है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने बजट में डिफेंस पे नए नए इक्विपमेंट लाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है। तो इसीलिए कंपेयर टू, बोलते हैं ना कि 50-60 साल पहले, या आप कहो कंपेयर टू 10-20 साल पहले, अब का गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ चुका है क्योंकि हम डिफेंस पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तीसरा, डेमोक्रेसी, सॉरी पांचवा, डेमोक्रेसी। पहले समझा रहा हूं रिवीजन के तौर पे, क्योंकि रिवीजन है तो पहले समझ लो। सर डेमोक्रेसी, और क्या लॉजिक है डेमोक्रेसी का और पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रो होने का। हम देख रहे हैं बेटा कि पहले पूरे देश का इलेक्शन हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, उसके बाद अभी दिल्ली का इलेक्शन होगा। तो भारत में इलेक्शन कभी रुकते ही नहीं, और ये सब डेमोक्रेसी है। तो देखो, रेगुलर इलेक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटी इंक्रीज कॉस्ट, बार बार इलेक्शन होते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि डेमोक्रेसी होना, इसका इनडायरेक्टली विषय हो जाता है कि आपका खर्चा भी उतना बढ़ेगा जितने इलेक्शन होंगे। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये वन ऑफ द रीजन है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनका ये इलेक्शन के सारी चीजों को हैंडल करने में बहुत खर्चा हो जाता है। चलो 5 पॉइंट तुम्हें समझे क्या, और आप टेक्स्ट बुक में देखिए आपको सारे यही पॉइंट मिलेंगे। गवर्नमेंट एक्टिविटीज बढ़ गई है, पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, डिफेंस, और क्या, डेमोक्रेसी। मैं आपको कनेक्ट करवा के दूंगा, डोंट वरी। ओके, फिर हम देखेंगे इन्फ्लेशन। अब क्या बात है इसमें, मैं आपको समझा। पहले एक आम इंसान अगर कोई लैंड खरीद रहा है, सपोज ये जगह है, उसको 1 लाख में मिल जाती थी, मैं बात करूं अगर 1970 की। लेकिन अब 2024 में वो आम इंसान अगर इस जमीन को खरीदने जाए तो हो सकता है इसका भाव 50 लाख हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इस पॉइंट में यही कहा गया है कि जैसे एक आम इंसान का खर्चा बढ़ गया है ना, क्योंकि भाव बढ़ गया, वैसे ही गवर्नमेंट को भी डेवलपमेंट के लिए रोड बनाना है तो जमीन खरीदनी पड़ती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन लगती है तो लोगों से उसको भी खर्चा करना पड़ता है। तो क्योंकि इन्फ्लेशन हुआ तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है। राइजिंग प्राइस लीड टू हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सिंपल है कि प्राइस बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ रहा है, वन ऑफ द रीजन इन्फ्लेशन। नाउ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन ग्रोथ इनिशिएटिव। गवर्नमेंट को अगर इंडस्ट्री को डेवलप करना है, नए इंडस्ट्रीज को लाना है, तो उन्हें वहां पे खर्चा करना होगा। तो आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट याद रखिए। डिजास्टर्स, सिंपल सा पॉइंट है, जैसे कोविड आया था या कहीं पे फ्लड आ जाते हैं तो गवर्नमेंट करोड़ों का दान देती है, करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं कि वो लोगों को वापस से सही ढंग से उनका घर बसाया जाए, उनको जो जरूरत की चीजें वो प्रोवाइड की जाए। किसका खर्चा होता है, गवर्नमेंट का। मोर फंड रिक्वायर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड दैट्स ऑल। दोस्तों ये 8 पॉइंट है, इसका एक मेमोरी टेक्निक बनाया है गोपू दीदी करके, याद रखिएगा। अगर याद आया तो ठीक, नहीं तो फिर कोई टेंशन नहीं। वैसे तो गोपू दीदी डी स्क्वायर है, मतलब डी से 2 पॉइंट है ये पहले, मतलब टोटल 3 पॉइंट हो जाएंगे, मैं बताता हूँ। जी से क्या बेटा, गवर्नमेंट एक्टिविटी। ओ से कोई पॉइंट नहीं बनेगा, वो इसलिए अलग कलर में दिया। टी से है पॉपुलेशन ग्रोथ, और यू से है अर्बनाइजेशन। चलो मेरे बात को, गोपू दीदी में 3 पॉइंट है। जी फॉर गवर्नमेंट एक्टिविटी, पी फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, और यू फॉर अर्बनाइजेशन। ठीक है दीदी, एक डी से आएगा डिफेंस, एक डी से आएगा डेमोक्रेसी, आई से आएगा इन्फ्लेशन। तो डी का डी स्क्वायर था तो 2 पॉइंट, डी से डिफेंस, डी से डेमोक्रेसी, और आई से इन्फ्लेशन। फिर डी से डिजास्टर, और आई से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। दीदी खत्म हो गया तो गोपू दीदी। चलो मेरे को बताओ, रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। रीजन मैं आपका पूरा ही लर्न करवा के, तो जो बच्चा एक बार अच्छे से इस लेक्चर को देखेगा ना बेटा, तो उसको टेंशन ही नहीं है। बताओ, मैंने क्या कहा, गोपू दीदी, गोपू दी 2 बार था, दी दी। चलो हर एक पॉइंट को बता दो। जी से क्या था, पॉइंट वाला था गवर्नमेंट एक्टिविटी। पी से क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ। यू से अर्बनाइजेशन। ये 3 तो तुम्हारे हो ही गए। फिर डी से डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, डेमोक्रेसी में अभी जितना डेमोक्रेसी रहेगा उतना बार बार इलेक्शन होगा, तो फिर आपका वो वाला खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, आई से क्या था बताओ, तो इन्फ्लेशन। ठीक है सर।
डी से 2 पॉइंट आप देखेंगे, डी से डिजास्टर मैनेजमेंट और आई से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिजास्टर और इन्फ्लेशन, सॉरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये 8 पॉइंट है टोटल। कितने बेटा? 8। 8 में से 4 तो याद आ जाएंगे और खत्म हो गया तुम्हारा एक्सपेंडिचर। इतना ही है बस, इतने 2 सवाल है। अब अगर मैं आपको एक फास्ट रिवीजन दूं इसका, मतलब ये लेक्चर देखने के बाद मुझे नहीं लगता और कुछ करना पड़ेगा बॉस। शांति से देखो, एक्सपेंडिचर में मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर में 2 ही मेन सवाल है। कौन से 2 मेन सवाल है सर? पहला क्वेश्चन कि क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कितने पार्ट में हुआ? 4। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंटल। खत्म। ओके, और दूसरा सवाल आएगा रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो गोपू दीदी वाला टेक्निक दे दिया है, ये आपने देख लिया करके। हाँ सर, खत्म हो गया। यस भाई और बहनों, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका शुरू होगा, दैट इज पब्लिक रेवेन्यू। आपको लगता है तो आप लेक्चर 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हो, ठीक है? पानी ही पी लो लगता है तो। लेकिन अब आपका आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो, वहां से भी टिक हो गया। अब अपन पब्लिक रेवेन्यू पे आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 मिनट का आप ब्रेक लीजिए, लेक्चर पॉज कीजिए, फोकस रहिए। आप सोचिए कि मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज अब एग्जाम कम टाइम में रहेगी, तो मुझे मेरा फोकस बनाना मैंडेटरी बॉस। मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। मुझे रेगुलर बेसिस पे काम करना है, ठीक है, पढ़ना है। चलो 2 मिनट का ब्रेक लो और ये पब्लिक रेवेन्यू कंप्लीट करो। एक बार करना है, मैं करवा के दूंगा, टेंशन मत। ले लिया बेटा ब्रेक? नहीं, चलो सर कंप्लीट करना है फिर। ओके, ध्यान दो, पब्लिक रेवेन्यू की बात चल रही है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये रेवेन्यू की क्या बात है? देखो, अब हमने देखा कि एक तरफ हम खर्चा कर रहे हैं। अगर हम खर्चा कर रहे हैं राजा, तो हमको खर्चा करने के लिए, गवर्नमेंट को खर्चा करने के लिए पैसा तो लाना पड़ेगा। तो इनकम कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग जगह से जब गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करेगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पब्लिक रेवेन्यू। सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है बोलो तो समझ में आ रहा है बेटा? इनकम कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट from various sources, it is known as public revenue. Done? तो सिग्निफिकेंस क्या है? कोर कंपोनेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन इकोनॉमिक। अगर आप पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट के फाइनेंस की बात करो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। और पर्पस क्या है? क्योंकि हमें खर्चा करना है, इसेंशियल टू मीट पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर हमें कुछ खर्चा करना है तो पैसा भी चाहिए। तो अगर इतना आपने नहीं भी लिखा है सिग्निफिकेंस और पर्पस, डेफिनेशन याद रखिए। डेफिनेशन मतलब शॉर्ट में लिखिए, व्हाट इज पब्लिक रेवेन्यू? तो इनकम कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस, तो उसको हम कहते हैं पब्लिक रेवेन्यू करके, ठीक है? तो इसमें क्या सवाल बनेंगे पहले वो समझ लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके सर, इसमें सवाल बनेंगे कि क्या क्या, कितने सोर्स, कितने प्रकार के सोर्स है। तो एक बेटा टैक्स से आने वाला पैसा और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब आपको बताओ, ये आईएमपी करो नॉन टैक्स वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सप्लेन द नॉन टैक्स सोर्स रेवेन्यू वाले सोर्सेज जिससे गवर्नमेंट पैसा रेस करती है। लेकिन अब हम देखेंगे व्हाट इज टैक्स, ठीक है? आराम से, कोई घाई मत करो, सब कुछ समझना बेटा। 4-4 दिन लगते हैं चैप्टर पढ़ाने को। अगर मैं 1 घंटे में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा ही प्रॉपर रिवाइज करा के दूं, उसमें भी कुछ छोड़ू ना, सब चीज कवर करूं, तो आपको फोकस बनाना पड़ेगा। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन विदाउट स्पेशल बेनिफिट। ये आईएमपी कीजिए बेटा। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ट्रू और फॉल्स में आता है। आप अगर गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, आपकी कमाई का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देते हो, तो क्या गवर्नमेंट को ऐसा बोल सकते हो क्या कि मेरे लिए स्पेशल रोड बनाओ, बाकी जगह पे लाइट गया चलेगा, मेरे घर में लाइट नहीं जाना चाहिए? नहीं, आप लोग कोई भी स्पेशल बेनिफिट लोगे नहीं, विदाउट स्पेशल बेनिफिट करके। वापस एक बार बोलो, व्हाट इज टैक्स वाला सोर्स? टैक्स इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन विदाउट स्पेशल बेनिफिट। बोलो क्या? टैक्स इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन विदाउट स्पेशल बेनिफिट। अब ये एक सवाल है जो हिडन क्वेश्चन है, आप टेक्स्ट बुक में देखिए आपको मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स देखो आप टेक्स्ट बुक में कि ऐसे टैक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई। तो सबसे पहला है कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, मतलब लीगली मैंडेटरी ऑल सिटीजन मेजर गवर्नमेंट रेवेन्यू सोर्स, नॉन पेमेंट लीड टू पेनल्टी। अब 3 पॉइंट आता है देखो। सबसे पहले ये मैंडेटरी है, अगर आप एक थराविक इनकम के ऊपर जाते हो तो कंपलसरी आपको टैक्स देना पड़ता है। दूसरा, ये मेजर सोर्स है किसका बेटा? गवर्नमेंट रेवेन्यू का। जो गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा मिलता है, इसमें से वन ऑफ द सोर्स टैक्स का है। तीसरा, कोई भी स्पेशल नॉन, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। आपने देखा ना, ब्लैक मनी रेड पड़ती है घर पे। टेक्स्ट बुक में आपको सेम पॉइंट मिलेगा बॉस, अब देख लीजिए। लेकिन ये सवाल हम मिस कर देते हैं। ये अगर 4 मार्क्स के लिए आ गया तो क्या करोगे? एक बार सुन के तो रखो मेरा लेक्चर। अगर ऐसा सवाल आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस, तो सबसे पहला है कंपलसरी पेमेंट। उसके अंदर क्या लिखने का कि ये लीगली मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है सारे सिटीजंस को। ये गवर्नमेंट का मेजर सोर्स है रेवेन्यू का। और तीसरा कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो पेनल्टी देना। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आया, कंपलसरी पेमेंट। दूसरा, सोशल इंटरेस्ट।
सपोर्ट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस फॉर सोशल वेलफेयर। तो क्यों हम टैक्स देते हैं भाई? ताकि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाए, वो हमारे बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करे। नो डायरेक्ट बेनिफिट, ये तो हमने देखा ही था कि नो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिटर्न ऑफ सर्विस ऑफ टैक्स पेयर। जितना तुम टैक्स देते हो उसके बदले में तुम अगर कुछ मांगोगे तो तुमको मिलेगा नहीं। अब हम एक रिसेंट डाटा है बेटा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने बहुत ज्यादा टैक्स दिया। जैसे धोनी ने कुछ तो 50-60 करोड़ टैक्स दिया, उसके बाद अमिताभ बच्चन ने 70-80 करोड़ टैक्स दिया, लेकिन उनको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलेगा। इतना टैक्स दे रहे हो तो तुम कोई स्पेशल फैसिलिटी मांगोगे, ऐसा मिलेगा नहीं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इम्पोज ऑन, तो इनकम, प्रॉपर्टी, गुड्स एंड सर्विस, इन सब पे टैक्स को क्या किया जाता है? लगाया जाता है। जैसे जीएसटी वगैरह हो गया। तो ये कुछ फीचर्स है। आपको टेक्स्ट बुक में ये सवाल ऐसे डायरेक्टली दिख के नहीं आता, लेकिन है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा तो आप बताना कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, सोशल इंटरेस्ट में देना पड़ता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और किस पे लगता है भाई? तो इनकम पे टैक्स लगता है, उसके बाद प्रॉपर्टी पे लगता है, गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। दैट्स ऑल, सिंपल सी बात है। तो ये छोटा सा हिडन क्वेश्चन है। दो प्रकार के टैक्स है। अगर आपको पूछा ना टाइप्स ऑफ टैक्स, बहुत बच्चे बोल रहे होंगे सर ये चैप्टर हमने पढ़ा लेकिन ऐसे कभी समझा ही नहीं, इतने भी क्वेश्चन है इसमें। टाइप टाइप्स ऑफ टैक्स में बेटा सबसे पहला टैक्स होता है डायरेक्ट और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट। इस पे कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है। क्या आ जाता है? डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स? पेड बाय टैक्स पेयर ऑन इनकम और प्रॉपर्टी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टैक्स कौन पेड करता है? जो टैक्स पेयर है वो उनके इनकम पे, कमाई पे या उनके प्रॉपर्टी पे वो टैक्स देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगाया जाता है? तो इनकम पे नहीं, ये गुड्स एंड सर्विस पे लगाया जाता है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। याद रखिएगा। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है राजा? डायरेक्ट टैक्स लगता है इनकम और प्रॉपर्टी पे, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स किस पे चार्ज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे, जीएसटी। बर्डन देखो, born by born by the person on whom it is levied cannot be shifted। ये ट्रू और फॉल्स में आता है, ये आईएमपी करो। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम लोग कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर अमोल कासार इनकम कमा रहा है तो अमोल कासार को ही टैक्स भरना पड़ेगा। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन कैन बी शिफ्टेड बाय अदर्स, बाय प्रोड्यूसर्स। मतलब आप कभी मैकडी में बर्गर खाने गए तो मैकडी में बर्गर बेचने वाला वो टैक्स नहीं भरता, आपको जीएसटी बिल में ऐड करके देता है, तो आप पे वो बर्डन शिफ्ट होता है। तो आप वो देते हो, फिर वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा। तो डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट कर देता है प्रोड्यूसर करके। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वगैरह वगैरह पे लगता है। एग्जांपल में पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। और इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये दो एग्जांपल आप लिख सकते हो बेटा। चलो, ये आपने टैक्सेस में क्या सवाल थे टेक्स्ट बुक में? आपके दो सवाल थे। मैं एक भी चीज को ऐसे ना इग्नोर नहीं कर रहा हूं, एक भी चीज को छोड़ नहीं रहा हूं राजा। आप टेक्स्ट बुक देखिए, आपको ये सब मिलेगा। एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स, जिसमें कंपलसरी पेमेंट, सोशल इंटरेस्ट, नो डायरेक्ट, उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा डायरेक्ट आप जो पे कर रहे हो तो। और इम्पोज किस पे किया जाता है? तो इनकम पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो टैक्स सब पे इम्पोज किया जाता है। फिर टाइप्स ऑफ टैक्स दो प्रकार के रहेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स टैक्स पेयर पे बर्डन डायरेक्टली आता है, वो शिफ्ट नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन शिफ्ट हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स खुद जो इनकम कमाते हो, प्रॉपर्टी, उस पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी, वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है करके। बस, और एग्जांपल दे देना इसका। इसका इनकम टैक्स एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का, और इसमें आप बोल सकते हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। चलो एवरीवन, यहां तक डन है राजा। देखो आधे घंटे का समय हुआ है और आप लोग एक बहुत हद तक, मतलब एक ही क्वेश्चन बाकी है, फिर उसके बाद आप पब्लिक डेट, फिजिकल पॉलिसी इजी, और इसके बाद टाइप्स ऑफ बजट बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बाद और 10-15 मिनट आपका पूरा चैप्टर डन। और मैं कह रहा हूं कि टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ सर मजा आ रहा है करके, और चैप्टर क्विकली हो रहा है। ऐसे अगर 10 के 10 चैप्टर दे दिए तो चाहिए क्या आपको? बोले यस और नो। चलो कमेंट करो फटाफट से। मैंने कहा ना कि जैन में आपका फुल फ्लेज रिवीजन में लूंगा। तब तक अपने चैनल पे इतने वीडियोस है, अपने एप्लीकेशन पे इतनी सारी चीजें आपको दी है, आपको पेपर प्रेजेंटेशन वाले वीडियो दिए हुए, वो सब देखिए करके। आईफोन यूजर बेटा आप लोगों को थोड़ा तकलीफ आ सकता है, पहले वेबसाइट पे जाके अपना नंबर रजिस्टर कराइए, फिर स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपको भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपका पब्लिक रेवेन्यू का, और इसी के साथ आपका इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो जाएगा। सवाल यह होता है कि बताइए नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स क्या है। हमने सवाल क्या पढ़ना शुरू शुरू किया था? पब्लिक रेवेन्यू, पैसा आएगा कहां से? तो एक था टैक्स वाला सोर्स और एक है नॉन टैक्स वाला सोर्स। नॉन टैक्स में एक मेमोरी टेक्निक भी बनाया हमने, एफ बी, आप फेसबुक बोल सकते हो, जीपीएस करके, एफ बी जीपीएस। जैसे कि पहले डेफिनेशन समझते हैं।
इनकम फ्रॉम नॉन टैक्स रेवेन्यू लाइक फीस, सर्विस, गिफ्ट, ग्रांट्स। कभी कभी बताओ, नॉन टैक्स रेवेन्यू का एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने बिना हेलमेट पहने गाड़ी चला रहे हो और आपको मामा ने पकड़ा, है ना? ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ा। तो क्या लिया जाता है? आपको पेनल्टी फीस चार्जेस लगाते वो लोग। तो ये पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है ना। तो टैक्स है क्या? नहीं सर, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है ना? कोई-कोई लोग डोनेशन देते हैं, ग्रांट्स देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो ये तरीके हैं। टैक्स को छोड़ के भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता। कहाँ-कहाँ से मिलता है? देखो, सबसे पहला फीस। क्या लिखोगे सर? पेमेंट फॉर स्पेसिफिक गवर्नमेंट सर्विस, जैसे एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन, आपको लाइसेंस वगैरह लेना है, तो आप वो चार्जेस देते हो, फीस देते हो। तो ये कलेक्शन होता है, तो गवर्नमेंट को पैसा आता है फीस से। एफ फॉर फीस। मैं बाद में कलेक्ट करा के दूंगा। फिर पब्लिक गुड्स एंड सर्विस, प्राइजेस फॉर गुड्स एंड सर्विस, जैसे रेलवे फेयर्स, पोस्टल चार्जेस। आपको पता है बेटा, भारत में रेलवेज मोनोपोली है। किसके कंट्रोल में आता है? गवर्नमेंट। तो जो रेलवे के जो बिल वगैरह, जो टिकट के पैसा है, वो भी कौन कमाता है? गवर्नमेंट ही कमाता है। तो ये पब्लिक गुड्स एंड सर्विस, मतलब लोगों को जब गुड्स एंड सर्विस बेचते हैं, कौन बेचते हैं बॉस? गवर्नमेंट। जब लोगों को गुड्स एंड सर्विस बेचेंगी, तो वो जो पैसा कमाएगा वो भी तो सोर्स है। तीसरा, स्पेशल असेसमेंट, मतलब सर पेमेंट फॉर स्पेशल लोकल फैसिलिटी। ये याद रखो, ऐसे लिखते नहीं आता, लेकिन एक शॉर्ट सिंपल शब्दों में आपको मैं बता रहा हूं, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिखेगा। जैसे आपने किसी को रोड एक्स्ट्रा बना के दिया, है ना, वाटर सप्लाई एक्स्ट्रा पाइपलाइन डाल के दिया, उसका गवर्नमेंट चार्ज लेता है। ठीक है, उसका गवर्नमेंट चार्ज लेता है। स्पेशल असेसमेंट, है ना, स्पेशल लोकल फैसिलिटी, यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा, स्पेशल लोकल फैसिलिटी। ओके। फिर एक आता है फाइन्स एंड पेनल्टी, चार्जेस बाय लॉ वायलेशन। वायलेशन मतलब लॉ को ब्रेक करना, फॉलो नहीं करना। जैसे कि ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ा आपने, आपको फाइन्स लगता है। पर्पस क्या है बेटा? ये आपको टेक्स्ट बुक में देखेगा, मिलेगा कि हमारा पर्पस पैसा कमाना नहीं है। वो कह रहे हैं हम लोग फाइन एंड पेनल्टी इसलिए लगाते हैं, लिखेगा, ताकि हम लोग पैसा कमाए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। लोग डिस्करेज हो, मतलब लोग ऐसी गलतियां ना करें, हम उन्हें डिस्करेज करना चाहते हैं कि आप लॉ को ना तोड़ो, इसीलिए हम लोग ये फाइन एंड पेनल्टी लगा रहे हैं। तो ये लाइन आप बार बार लिखेगा, पर्पस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब टेक्स्ट बुक में देखो, आपको मिलेगा। समझो पहले, फाइन्स एंड पेनल्टी में क्या लिखना है? चार्जेस फॉर लॉ का वायलेशन। और फिर वो पर्पस क्या बोलते हैं? इससे हमारा पर्पस, मतलब गवर्नमेंट का पर्पस ये नहीं कि पैसा कमाए, इनका पर्पस है कि लोगों को डिस्करेज करे कि वो ऐसा ना करेगा। Okay, gift, grants and donation, income from citizen, foreign and development, uncertain source। uncertain मतलब जरूरी नहीं कि कोई आपको गिफ्ट देगा ही। बर्थडे है तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे मैं पार्टी दे रहा हूं तो कंपलसरी गिफ्ट मिलेगा ना बाबा, ये अनसर्टन, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। लेकिन याद रखना, इनकम फ्रॉम सिटीजन, फॉरेन वगैरह जो गिफ्ट देगा उससे आने वाला पैसा। स्पेशल लेवी, स्पेशल लेवीज क्या है सर? ड्यूटी ऑन हार्मफुल गुड्स, अंडरलाइन करना, हार्मफुल गुड्स, जैसे कि वाइन हो गया, अफीम हो गया, सिगरेट हो गया, टू रिड्यूस द कंजम्पशन। तो इधर भी पर्पस यही है कि हमको पैसा कमाना नहीं है, हमको उनको डिस्करेज कराना है कि आप लोग ये हार्मफुल चीजों को मत यूज करना। तो इसलिए हम स्पेशल लेवीज लगाते हैं। देखो आपके टेक्स्ट बुक में, और ये पॉइंट लिख लेना। बोरोविंग, अगेन कर्जा लेना। लोन फ्रॉम सिटीजन, जैसे कि इंडियन बैंक्स हो गए, फॉरेन बॉडीज, ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, पॉपुलर मॉडर्न रेवेन्यू सोर्स। ये गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा मॉडर्न मॉडर्न गवर्नमेंट का पॉपुलर रेवेन्यू सोर्स है। कहीं से पैसा नहीं मिले तो यहां से मिल जाएगा। दैट्स ऑल। आपके 7 पॉइंट हुए जो अदर देन टैक्स आते हैं, जिसमें एफ से 2 पॉइंट है। पहले ये 3 पॉइंट कर लेते हैं एफ बी के। बोलो, एफ से क्या पॉइंट था बेटा? फीस। उसके बाद और एक एफ मिलेगा, फाइन्स एंड पेनल्टी। और बी से तुम्हारा पॉइंट है बोरोइंग, और बोरोइंग मतलब कर्जा लेना। और ये पॉइंट लिखना बोरोइंग में कि मॉडर्न गवर्नमेंट का ये पॉपुलर सोर्स है। मतलब बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को पैसा की कमी मिली तो गवर्नमेंट डायरेक्ट कर्जा ले लेती है। ठीक है, तो एफ बी तो क्लियर हो गया। एफ बी, एफ से 2 पॉइंट है, बोलो, फीस, दूसरा फाइन्स एंड पेनल्टी, और बी से बोरोइंग। फिर जीपीएस, जी से 1 पॉइंट है, पी से और एस से 2 पॉइंट है। जी से 1 पॉइंट है राजा, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। पी से पॉइंट है आपका पब्लिक गुड्स एंड सर्विस, मतलब जो रेवेन्यू गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विस बेचती है उससे जो रेवेन्यू कमाती है, उससे आने वाला पैसा। फिर पी हो गया। एस से 2 पॉइंट है, स्पेशल असेसमेंट और स्पेशल लेवी। स्पेशल असेसमेंट मतलब लोकल फैसिलिटी, रोड वगैरह बना के दिया, उस वक्त गवर्नमेंट जो चार्ज करती है उससे कमाई। और स्पेशल लेवी मतलब हार्मफुल गुड्स। इतना याद रखना, क्या आपको समझ में आ रहा है? सवाल क्या है बेटा? नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यू? मेमोरी टेक्निक क्या है? एफ बी जीपीएस। एफ से क्या है? फीस। एफ से क्या है राजा? फीस। ओके। फिर दूसरा एफ से क्या है? फाइन्स एंड पेनल्टी। और बी से क्या है? बोरोइंग। ये 3 याद रखो, फिर जीपीएस करो, दैट्स ऑल। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया रेवेन्यू का। इतना पार्ट अभी आपको दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन अब मैंने सारा ये चीज कंप्लीट करा। अब कितना पॉइंट बचता है सर?
ये तो 1-2 मिनट में हो जाएगा। पब्लिक डेट, फिस्कल पॉलिसी, फिर मेन अपना पार्ट आता है ये एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट रिसीट क्या है, रेवेन्यू, मैं एकदम आपका अगले 10 मिनट में चैप्टर कंप्लीट करा देता। आप देखो 1 घंटे के अंदर अगर चीजें हो रही है और पूरा चैप्टर, आप, मैं कह रहा हूं ना, आपको मैं मतलब ये चैलेंज कर रहा हूं, आप टेक्स्ट बुक लेके बैठिए और बताइए सर ये पॉइंट नहीं हुआ। और आप ये कॉन्फिडेंस लाए कि सर 1 घंटे के अंदर रिवाइज हो रहा है। इस पे रेगुलर वीडियो भी दिए हैं। कंपैक्ट बैच में आप देखोगे तो सब कुछ मिल रहा है आपको, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है, चलो अब वापस आप 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए सर फटाफट से, फिर ये पब्लिक डेट फिस्कस पॉलिसी छोटा छोटा पॉइंट कंप्लीट करेंगे और फिर आ जाएंगे। अच्छा आप पॉज कर लीजिए लेक्चर, इसलिए मैं लाइव नहीं ले रहा हूँ, सीधा रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देखोगे। ठीक है, चलो चलो बेटा, ले लिया ब्रेक, ले लिया, आपको कंप्लीट कर लेना है करके। अगर ब्रेक लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अब वापस देखिए। पब्लिक डेट आ जाए अपने टेक्स्ट बुक में बेटा। पब्लिक डेट मतलब क्या, कि गवर्नमेंट कर्जे के तौर पे पैसा लेता है। डेट मतलब कर्जा, डेप्ट मत बोलना, बी साइलेंट है। डेट, कॉमर्स के स्टूडेंट है ना हम लोग, डेट क्या बोलोगे, डेट, डेट मतलब कर्जा। क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट ना लोन लेती है, वाई, बिकॉज उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा है उसके रेवेन्यू से। देखो ये पॉइंट याद रखना, आप सिंपल वे में लिख सकते हो। व्हाई गवर्नमेंट रेज डेट, व्हाई, बिकॉज गवर्नमेंट रेज लोन, बिकॉज उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा है उसके रेवेन्यू से। खर्चा ज्यादा, 100 रुपया खर्चा है, 10 रुपया इनकम है, तो 90 रुपया कहां से आएगा, तो लोन ही लेंगे। रोल क्या है भाई, कि इन पब्लिक फाइनेंस, तो ये पब्लिक डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इतना तो भी लिखना कि नीड क्यों है पब्लिक डेट, समझा, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अब आप देखोगे इस पे एक डिफरेंस आ जाता है। डेट में दो प्रकार है बेटा, एक इंटरनल डेट है और एक एक्सटर्नल है। इसके 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी आता है, फाइंड ऑड वर्ड करके। देखो इंटरनल डेट मतलब क्या, बोरोइंग विद इन द कंट्री। अगर आप भारत से ही पैसा ले रहे हो, इंडिया में से ही पैसा ले रहे हो, भले आप इंडियन लोगों से ले लो, सिटीजन ऑफ इंडियन, बैंक से ले लो, सेंट्रल बैंक से ले लो, इंस्टीट्यूशन से ले लो, भारत से अगर आपने पैसा लिया है तो उसे हम इंटरनल डेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरनल डेट, इंडिया से लिया हुआ कर्जा। एक्सटर्नल डेट मतलब क्या, बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन एंटिटीज, मतलब आप फॉरेन गवर्नमेंट से, यूएस गवर्नमेंट से पैसा ले लिया, फॉरेन बैंक से पैसा ले लिया, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया। देखो ऑड वर्ड में आएगा तो ध्यान रखना करके, आपको कैसे दिया जाएगा, एक तरफ दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक, फिर दिया जाएगा आईएमएफ, फिर दिया जाएगा फॉरेन गवर्नमेंट, और फिर दिया होगा सेंट्रल बैंक। तो ऑड वर्ड क्या होगा, सेंट्रल बैंक। व्हाई, बिकॉज बाकी सब एक्सटर्नल डेट के सोर्स है और सेंट्रल बैंक इंडिया का है। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा, खत्म हो गया पॉइंट। पब्लिक डेट में इंटरनल और क्या एक्सटर्नल, विद इन इंडिया लिया है तो इंटरनल, आउटसाइड इंडिया गए तो एक्सटर्नल। ठीक है, फिर आपका एक पॉइंट आता है बेटा, फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट एडजस्ट करती है उसकी खर्चे को, टैक्स रेट को, तो इन्फ्लुएंस इकोनॉमी। फिजिकल पॉलिसी में कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो पब्लिक का खर्चा, दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक का रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट का, पब्लिक बोला तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट कितना कमा रही है, और गवर्नमेंट पे कर्जा कितना है। ये जो तीनों पॉइंट हमने देखे ना अब तक, ये देखो आपके टेक्स्ट बुक में, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक का डेट, ये सब फिस्कल पॉलिसी में आ जाता है। तो कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी आप देखोगे तो ये 3 कंपोनेंट है। अब तक आपको समझा रहेगा तो अच्छी बात है बॉस, लेकिन अब तक नहीं समझा था तो ये तीनों जो आप पढ़ के आए हो अब तक, इसी में हम लोग ये कवर कर रहे हैं। इतना लोड मत लो, वन टाइम रीडिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट वगैरह फाइनेंशियल पॉलिसी बनाते, फिस्कल पॉलिसी में इतना कुछ नहीं था। अब आपका एक पॉइंट शुरू हो रहा है ज्यादा, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में डेफिनेशन, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेट पॉलिसी वगैरह वगैरह। ठीक है, हम आएंगे यहाँ पे गवर्नमेंट बजट पे। थोड़ा पेशेंस रखे बेटा, खत्म हो रहा है। अगर मैं बात करूं ना टाइप्स ऑफ बजट, तो मैंने आपको अगर ये करवाना है तो ये तो तुरंत हो जाएगा। 3 प्रकार होते हैं बजट में, एक बैलेंस बजट, एक सरप्लस बजट, एक डेफिसिट बजट। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस ये देखो, इसमें मैं आपको बताऊं ना, पहले चलो ये वाला कंप्लीट करा देता हूँ, टाइप्स ऑफ बजट। यहाँ पे देखिए, ये आईएमपी क्वेश्चन है, आ जाता है ऑब्जेक्टिव में तो भी आ जाता है। टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस बजट कब होगा, जब गवर्नमेंट के रिसिट्स, इनकम इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर। ये देखो, जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ ने इसे एडवोकेट किया था, मतलब इसको फोकस किया था कि ऐसे रखिए। और मॉडर्न व्यू क्या कहता है, अनसुटेबल फॉर वेलफेयर स्टेट लिमिट्स एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू, मतलब इससे कोई क्रिटिसाइज भी करता है। इतना लिखना है तो लिखो, नहीं तो आपने एटलीस्ट ये भी लिखा तो भी चलेगा, बैलेंस बजट। और ये वाला पॉइंट लिखना, एडवोकेट मतलब इसकी तारीफ किसने किया था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ ने इसकी तारीफ किया था करके। ठीक है, 2 पॉइंट लिख दो। टेक्स्ट बुक से आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला पॉइंट लिखना करके। ठीक है, व्हाट इज सरप्लस बजट, ये बहुत अच्छा है, मैं आपको बताऊंगा। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा पैसा रहना।
अगर गवर्नमेंट का जो रिसीट्स है, कमाई है, वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है? एक्सपेंडिचर। तो अगर गवर्नमेंट का आमदनी मतलब कमाई बहुत अच्छा है, एक मिनट, गवर्नमेंट की कमाई बहुत अच्छी है और एक्सपेंडिचर कम है, तो पैसा बचेगा, उसे रेवेन्यू बजट कहते हैं। हाँ, लेकिन सवाल कब आता है? कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग परचेसिंग पावर, हायर टैक्स, लोअर डिमांड वगैरह वगैरह, लिमिटेशन में कॉज अनएम्प्लॉयमेंट इन नॉन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। तो आपको बताओ, यहां पे एक सवाल आता है, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, इन्फ्लेशन होता है, तो कौन सा बजट चलता है? सरप्लस बजट। इसमें क्या होता है? तो आपके टैक्स रेट बढ़ जाते हैं ताकि परचेसिंग पावर को हम रिड्यूस कर पाए। ठीक है। लास्ट, डेफिसिट बजट। डेफिसिट मतलब क्या? अब पैसा कम है, खर्चा ज्यादा है, तो यहां पे लिखना कि रिसीट्स कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। कहां पे फॉलो किया जाता है? डिप्रेशन। डिप्रेशन को टैकल करने के लिए, यूजुअली डिप्रेशन को टैकल करने के लिए, यूजुअली डिप्रेशन को टैकल करने के लिए हम लोग इस पॉलिसी को, डेफिसिट बजट को हम यूज करते हैं। दैट्स ऑल। इतना पॉइंट लिखा तो भी चलेगा, मतलब सर इकोनॉमी को बूस्ट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोरोइंग्स लेंगे, है ना, टैक्स रेट कम करेंगे वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे ये डेफिसिट बजट चलता है। टैक्स रेट कम हुआ तो रेवेन्यू भी कम आएगा। तो कंपैक्ट बैच में बहुत डिटेल में बताया, अब थोड़ा क्विकली बता रहा हूँ, तो अब इतनी सारी बातें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट टाइप्स ऑफ बजट में मोटे मोटे तौर पे तीन बजट है, एक बैलेंस, एक सरप्लस और एक क्या बेटा? डेफिसिट। डन? यस सर। चलो यहां पे आ जाओ पहले तो। गवर्नमेंट बजट डेफिनेशन, जो लर्न नहीं करना है मैं बोलूंगा भाई, इस पे ज्यादा लोड मत लो। इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन टू रेगुलेट गवर्नमेंट फाइनेंस। कंपोनेंट क्या है? एक्सपेक्टेड रिसीट एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, कमिंग फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड कितना पैसा आने वाला है, और प्रपोज इनकम, कितना खर्चा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रपोज कर रखा है कि इतना इतना खर्चा करेंगे, इसको अपन बोलते हैं क्या? गवर्नमेंट बजट। बजट मतलब ही क्या कि एक्सपेक्टेड रिसीट और प्रपोज एक्सपेंडिचर इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर, ये नियोजन करना, उसे बजट कहेंगे फ्यूचर में। ओके, तो कंपोनेंट में ये याद रखना, ये आईएमपी करना कंपोनेंट वाला। अच्छा, भारत में फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो ये पॉइंट अंडरलाइन कीजिए भाई। तो पहला पॉइंट क्या था? कंपोनेंट। दूसरा, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से लेके 30। टेक्स्ट बुक देखिए, आपको सब मिलेगा। ओके, टेक्स्ट बुक में ये भी दिया हुआ है, आर्टिकल 112, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आया तो ध्यान में रखिए। प्रोविजन फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, कीवर्ड याद रखिए बॉस। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपने संविधान में, संविधान में हम सेक्शन नहीं बात करते हैं, आर्टिकल से। आर्टिकल 112 जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रोविजन को वहां पे रखता है करके। बजट के डॉक्यूमेंट 7 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डिटेल गवर्नमेंट फाइनेंस, इसका ओरिजिन, या आईएमपी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फ्रेंच वर्ब बोगिटी, इसका मतलब होता है बैग और वॉलेट। फाइनेंशियल प्रपोजल, और प्रपोजल है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इतना नहीं, ये वन टाइम, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसमें आया तो सिर्फ क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्टिव। वो भी कहां से आएगा मैं आपको बताता हूं, ये वाला। कौन सा वर्ड है राजा? फ्रेंच वर्ड। कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड। ओके, पॉकेट विच मीन्स बैग और वॉलेट, बस ये आईएमपी है, बाकी कुछ नहीं। ओके, चलो यहां तक आ गए हो। कितना मिनट हो गया है सर? सिर्फ 43 मिनट, मतलब 1 घंटे के अंदर, मतलब 50-60 मिनट के अंदर डन कर दूंगा पूरा चैप्टर। अब क्या बचा हुआ है? रेवेन्यू और कैपिटल बजट, और यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ बजट करेंगे। बजट में इतनी चीजें, उसमें से आईएमपी टाइप्स ऑफ बजट है, वो हमने डन कर लिया। ठीक है, चलो रेवेन्यू क्या होता है सर? कंपोनेंट, रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। टैक्स और नॉन टैक्स से हमें ये रिसीट्स मिलता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, सब्सिडीज और ग्रांट्स। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है पता है? ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं कर रहे हम लोग। गवर्नमेंट जो टैक्स से कमा रही है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हमने देखा ना ऊपर, वो वहां से जो पैसा आएगा उससे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू, अपना इनकम। और एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? जैसे हमने कर्जा लिया, उस पर इंटरेस्ट दे रहे, ठीक है, सब्सिडीज दे रहे। सब्सिडी समझता कि 1,000 रुपए का गैस सिलेंडर है, तुम 800 रुपया दो, गवर्नमेंट 200 रुपया देगी। भाव कम करना, गवर्नमेंट हेल्प करेगा, तो ये खर्चा हो रहा है, इस एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ओके, ग्रांट्स टू स्टेट्स, है ना, पैसा कुछ देना करके लोकल छोटी मोटी एक्टिविटीज को। तो यहाँ पे कंपोनेंट में याद रखना, रेवेन्यू बजट ये किसके बारे में बात करता है? रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में, छोटे मोटे बात। ओके, कैपिटल बजट में किसकी बात होगी? कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट। रिसीट, कैपिटल वाला क्या? जैसे आपने लोन लिया आरबीआई से, है ना, बड़े बड़े बैंक से, डिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या सर? आपने कोई अपनी, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी बेच दी, पैसा तो आ रहा है,
लेकिन ये लोकल छोटी मोटी एक्टिविटी नहीं, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्टिविटी की कंपनी अपने असेट्स को सेल करके पैसा कमा रही, इसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं राजा। फॉरेन लोन, डिपॉजिट्स, ये सारे एग्जांपल है कैपिटल रिसीट के। और कैपिटल पेमेंट क्या, सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट, लोन, देखो ध्यान से देखो, लोन टू स्टेट्स, कंपनीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन सोशल कम्युनिटी डिफेंस, इस सबको कैपिटल हम क्या कहेंगे, पेमेंट्स करके कैपिटल बजट में। ऑड वर्ड के लिए आएगा, बाकी कुछ याद नहीं रखना है आपको। जैसे आपको आएगा, देखो, लोन टू स्टेट्स और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और लोन टू स्टेट्स क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर याद रहा तो ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ दो, हमने टाइप्स तो कर लिया। इंपॉर्टेंस सर इतना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते कि बजट का क्या इंपैक्ट है। तो इंपैक्ट होता है बिजनेस पे, इंडिविजुअल्स पे, उनके डिस्पोजेबल इनकम पे। व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम, तुम्हें एग्जांपल देके समझा। कोई एक व्यक्ति है बेटा जो 100 रुपया कमा रहा है, और बजट में ये डिसाइड हुआ कि उसको 30 रुपया टैक्स देना है। तो मुझे बताओ ये व्यक्ति कितना रुपया खर्चा कर पाएगा, 70। तो जितना पैसा टैक्स कट होने के बाद बचता है उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल, मतलब खर्चा करने लायक। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बजट क्या है, कि बजट का इंपैक्ट बिजनेसमैन पे और इंडिविजुअल्स पे आता है। अगर बजट में ये डिसीजन हुआ कि ये टैक्स 30 रुपया नहीं भाई, ये टैक्स हम 2 रुपया रखेंगे, तो मुझे बताओ कितना पैसा खर्चा करने के लिए बच जाएगा, 98 रुपीज। तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा ना, टैक्स कम हुआ तो फायदा है, बढ़ा तो नुकसान है, ऐसे वाली बात। एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर अफेक्ट द सिटीजन एंड द इकोनॉमी। सिंपल सी बात है। अगर गवर्नमेंट बोलेंगी नहीं नहीं, हमने हमारे बॉर्डर से हम सारे आर्मी को हटाते हैं, हमको ये खर्चा परवड़ता नहीं, तो अपने तो लग जाएंगे ना। आज हम इतने सुकून से बैठे क्योंकि गवर्नमेंट अपने अपनी आर्मी स्ट्रांग है, वहां पे खर्चा किया जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। तो ठीक है भाई, तो इससे भी तुम्हारे अपने लाइफ पे फर्क पड़ता है। और ये टेक्स्ट बुक का ही है, देख लीजिएगा। पॉलिसी टूल्स, इंप्लीमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। अलग अलग तरीके से आप लोग पॉलिसी मेकिंग में भी बजट का इंपॉर्टेंस होता है। ये ऐसा पॉइंट है। इवोल्यूशन, पब्लिक फाइनेंस हैज सिग्निफिकेंटली एक्सपांडेड इन स्कोप ओवर द लास्ट 100 ईयर। पिछले 100 साल में आप देखोगे तो इसका बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ चुका है, और अब अलग अलग लेवल पे इसका इंपॉर्टेंस देखा जाता है करके। जितना आईएमपी नहीं है, लेकिन आप 2-3 पॉइंट याद रखना है तो रखो। तो इधर अगर देखोगे ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो टाइप्स ऑफ बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बजट ये कौन से लैंग्वेज से आया, तो फ्रेंच लैंग्वेज, बॉगेटी विच मींस बैग और वॉलेट करके, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर तो हमें पता ही है, 1 अप्रैल। ओके। उसके बाद रेवेन्यू और कैपिटल बजट। रेवेन्यू मतलब जो रूटीन रेगुलर इनकम है उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे, जैसे टैक्स से, फीस से। और जो ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज से इनकम है उसे कैपिटल रिसीट बोलेंगे। सिंपल है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पेंशन वगैरह हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो गए, वैसे आप उसको बाइफरकेट कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट दोस्तों, 50 मिनट के अंदर मैंने प्रयास किया कि आपका पूरा चैप्टर 1 डन कर दूं। ठीक है, अब हो सकता है उसमें थोड़ा फास्ट हो, रिवीजन है बेटा, क्विक रिवीजन है, तो अब मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, फिर भी मैंने ट्राई किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा, और 1 घंटे के अंदर खत्म हो गया, क्या लोड है ना, आराम से। मतलब इसके लिए बट ऑब्वियस यार, तुमने अगर कमबैक बैच भी देखा होगा, आराम से वहां पे हर एक लाइन पढ़ाई, 3-4 दिन लिए, यहाँ पे आपको 1 घंटे के अंदर खत्म करके चैप्टर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मेरे लेक्चर्स आपने देखे रहेंगे, यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।